हेलो दोस्तों, कैसे हो? एकदम सही जगह पाए हो। आज हम लोग करने वाले हैं डीएसएसबी पीजीटी के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। और दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर क्या सॉल्व करेंगे? तो दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन को, जिसे शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? जीके बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीके बोलते हैं। ठीक है। आप सभी लोगों को पता होगा कि जीके के 20 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 20 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। और दोस्तों, इन 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है? बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। हार्ड क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों, जीके का जो सिलेबस है वो बहुत ही ज्यादा क्या है? ब्रॉड है, मतलब कि बहुत ज्यादा सिलेबस होता है। तो स्टूडेंट पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाता है। इसलिए जो मेरी पर्सनल राय है, स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए कि प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से एनालाइज कर ले और अच्छे से मार्क कर ले कि जो एग्जामिनर है वो किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है और कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है। इसलिए हर एक स्टूडेंट्स को प्रीवियस ईयर पेपर के एमसीक्यूज अच्छे से देख लेने चाहिए और उन्हें अच्छे से एनालाइज कर लेना चाहिए। ठीक है। और उन टॉपिक्स को मार्क कर लेना चाहिए कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और वो टॉपिक से क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है। ठीक है। तो उसकी हिस्ट्री भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों, जो क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे उन क्वेश्चंस की हिस्ट्री को भी एक बार जान लेंगे, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है उस टॉपिक से तो आप लोग अच्छे से कर सको। ठीक है। तो आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। ठीक है। और दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग क्या करोगे? चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्या लिखा है क्वेश्चन फर्स्ट में? इसको रफ करता हूं मैं। ठीक है। और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये रहा स्क्रीन पे। ठीक है। तो देखो क्या लिखा है इसके अंदर। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे देखो 21 क्वेश्चन नंबर लिखा है ना। 21 क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्लियर है? तो रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग। ठीक है। तो देखो क्या लिखा है इसके अंदर। एक मिनट मार्कर ले लेता हूं मैं। और एक मिनट। हाँ, ठीक है। लिखा है डोलू कुनीथा इज अ फोल्क डांस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये कह रहा है कि जो डोलू कुनीथा है, ये डोलू कुनीथा है, ये किस स्टेट का डांस है? मतलब डोलू कुनीथा डांस है वो कहां पर किया जाता है? तो दोस्तों, ये डांस किया जाता है कहां पर? कर्नाटक में किया जाता है। कहां किया जाता है? कर्नाटक के अंदर दोस्तों ये वाला डांस किया जाता है। ठीक है। अब दोस्तों, ये डांस क्यों किया जाता है, इसकी क्या हिस्ट्री है उसको जान लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि डोलू कुनीता है क्या। ठीक है। तो दोस्तों, डोलू का मतलब है यहाँ पे ढोल। क्या मतलब है? ढोल। मतलब कि दोस्तों, कर्नाटक के लोग क्या करते हैं? ढोल बजाते हैं और ढोल बजा करके डांस करते हैं। क्या करते हैं? डांस करते हैं। तो ढोल बजाया, डांस किया, तो उसे क्या बोलने लगे? डोलू कुनीथा बोलने लगे। क्या बोलने लगे? डोलू कुनीथा। अच्छा, ऐसा वो लोग करते क्यों? डांस क्यों करते हैं? तो जैसे हम लोग शादी पार्टियों में डांस करते हैं, वैसे ही दोस्तों कर्नाटक के लोग भगवान श्री वीरालिंगेश्वर की पूजा करने के लिए वो लोग क्या करते हैं? डांस करते हैं। किसकी पूजा करने के लिए? वीरालिंगेश्वर। मैं लिख देता हूं यहाँ पे ताकि आप लोग कर सको। इसको मैं रफ करता हूँ। ठीक है। तो क्या है, देखो कैसे लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या लिखता हूँ? श्री वीरा वीरा लिंगेश्वर, ऐसे लिखते हैं वीरालिंगेश्वर। ठीक है। इनकी पूजा करने के लिए लोग क्या करते हैं? डांस करते हैं, ये वाला। और दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान शिव ने राक्षसों को मार करके उनकी खाल को निकाला और उससे क्या बनाया? ढोल बनाया। क्या बनाया? ढोल बनाया। और उस ढोल को बजा करके उन्होंने बहुत ही ज्यादा डांस किया, ऐसा कहा जाता है। और यही बात कौन मानता है? कर्नाटक के लोग मानते हैं और फिर क्या करते हैं? वो भी डांस करते हैं ढोल को बजा करके। ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि ये डांस कहाँ किया जाता है? कर्नाटक के अंदर ये वाला डांस किया जाता है। ठीक है। और क्यों किया जाता है मैंने ये भी बता दिया आप लोगों को। क्लियर है? अच्छा, और दोस्तों, जिस स्टूडेंट्स को हिंदी में रीड करना है तो हिंदी में भी रीड कर सकता है, यहाँ पे लिखा है हमारा। ठीक है। क्लियर है? अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। तो क्या है क्वेश्चन 22? देखो यहीं पे लिखा है, ये देखो 22 लिखा है। तो क्या कहता है क्वेश्चन 22? इसको रीड करते हैं। हाँ। तो देखो यहाँ लिखा है, विच अमंग द फॉलोइंग टेम्पल्स ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक पैगोडा। ब्लैक पैगोडा मतलब कि किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो ठीक है। तो हम लोग अगली स्लाइड पे चलते हैं। क्या कहती है अगली स्लाइड? देखते हैं। तो ये रही हमारी अगली स्लाइड। क्या लिखा है यहाँ पे? हिंदी वाले को रीड कर दो। हिंदी में क्या लिखा है? देखो यहाँ लिखा है हिंदी में, ये रहा हिंदी में। एक मिनट। हाँ, ये रहा हिंदी में। क्या है? ये रहा। ठीक है। तो क्या लिखा है? भारत के निम्नलिखित में किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? ब्लैक पैगोडा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ब्लैक पैगोडा है क्या। दोस्तों, एक ब्लैक पैगोडा एक मंदिर है जो कहाँ पे है? उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर है। कहाँ पे है? उड़ीसा में दोस्तों ये वाला मंदिर है। कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर ये वाला मंदिर है। ठीक है। तो दोस्तों, ये मंदिर किस भगवान का है? तो दोस्तों, ये मंदिर है हमारे सूर्य भगवान का। किसका है? सूर्य भगवान का, जिसे हम बोलते हैं सन टेम्पल। क्या बोलते हैं? सन टेम्पल।
और दोस्तों इसका पूरा नाम है सन टेम्पल कोणार्क। क्या है? सन टेम्पल कोणार्क। मतलब कि ब्लैक पैगोडा का क्या नाम है? सन टेम्पल कोणार्क है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सन टेम्पल कोणार्क। हिंदी में जो थर्ड क्वेश्चन है सन टेम्पल कोणार्क, मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है थर्ड ऑप्शन में सन टेम्पल कोणार्क। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, अब इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं थोड़ा सा। एक बात तो क्लियर हो गई कि ब्लैक पैगोडा किसका मंदिर है? ये मंदिर है सूर्य भगवान का, ठीक है। तो हमने ऑप्शन थर्ड लगा दिया, ठीक है। तो दोस्तों इस मंदिर का जो नाम है वो ब्लैक पैगोडा पड़ा कैसे? तो दोस्तों समुद्री यात्रा करने वाले लोग जो थे, जो समुद्री यात्रा करते थे, उन लोगों ने इस मंदिर को देखा, ठीक है। और इस मंदिर को देख करके उन लोगों ने इसका नाम रख दिया क्या? ब्लैक पैगोडा। मतलब कि वो आते जाते थे तो इस मंदिर को क्या बोलने लगे? ब्लैक पैगोडा नाम से इसको बोलने लगे, ठीक है। समझ में आई कहानी? यहाँ तक इसका नाम कैसे पड़ा? कि समुद्री यात्रा लोग करते थे, उन लोगों ने ही इस मंदिर का नाम क्या रख दिया? ब्लैक पैगोडा रख दिया। क्लियर है? अच्छा, अब जो मैं आपको बताने वाला हूं मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या? इससे हमारे तीन क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे? पहला कि ब्लैक पैगोडा मंदिर है कहां पे? तो उड़ीसा में। कहां पे है? उड़ीसा में, ठीक है। ब्लैक पैगोडा नाम पड़ा कैसे? ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। और दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो आपको नहीं पता होगी, आप लोगों ने 10 का नोट देखा है? 10 का नोट, 10 का नोट अगर आप लोगों ने देखा है, सभी ने देखा होगा, तो उस नोट के पीछे देखना, उस नोट के पीछे देखना आप लोग। उस नोट के पीछे एक मंदिर बना है। वो कौन सा मंदिर है? वो दोस्तों ब्लैक पैगोडा नाम का ही मंदिर है। नाम का क्या मतलब? वही मंदिर है, ब्लैक पैगोडा ही मंदिर है। अगर आप लोग देखोगे ना तो वहां पे लिखा होगा सन टेम्पल कोणार्क लिखा होगा। क्या लिखा होगा? सन टेम्पल कोणार्क लिखा होगा, ठीक है। अगर आप लोग अच्छे से देखना उसको। क्लियर है? आप लोग चेक करोगे। आज से पहले मुझे पता है कि किसी ने इस चीज का ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है। लेकिन आज इस चीज का ध्यान देना जाकर के, उसको देखना जाकर के कि उस नोट पर क्या लिखा है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा, इसको रफ करता हूँ। और दोस्तों इस मंदिर को बनाया किसने था? मतलब कि इस मंदिर को बनवाया किसने था? तो दोस्तों 1250 में, 1250 ईस्वी में क्या हुआ था? गंग वंश के राजा थे। कहाँ के थे? गंग वंश के राजा थे, जिनका नाम था क्या? नरसिंह देव। क्या था? नरसिंह देव। नरसिंह देव। दोस्तों नरसिंह देव ने ही क्या किया था? इस मंदिर का निर्माण करवाया था। गंग वंश के राजा थे, उन्होंने क्या किया था? इस मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। याद रखोगे, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि सन टेम्पल या फिर ब्लैक पैगोडा मंदिर किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? गंग वंश के राजा थे, उन राजा का क्या नाम था? नरसिंह देव नाम था उनका, ठीक है। और दोस्तों इसके बारे में एक चीज और आपको पता होनी चाहिए, क्या? कि 1984 में, कब? 1984 में दोस्तों इस मंदिर को विश्व विरासत स्थल माना गया। क्या माना गया? इस मंदिर को माना गया विश्व विश्व विरासत विरासत स्थल का दर्जा दिया गया। विश्व विरासत स्थल का दर्जा मिला इस मंदिर को, ठीक है। अंग्रेजी में बोलेंगे इसको क्या? वर्ल्ड हेरिटेज। क्या बोलेंगे? वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोलेंगे, ठीक है। याद रखोगे क्या क्या बताया मैंने आपको बताया कि ये किसने बनवाया था? ये गंग वंश के राजा थे। कौन थे? नरसिंह देव थे। क्लियर है? और 1984 में इस मंदिर को विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला इस मंदिर को, ठीक है। याद रखोगे। तो इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते थे, सारी चीजें मैंने करवा दी, ठीक है। आप क्या करोगे? एक कॉपी ले लेना, उसमें सारी बातें लिख लेना, ठीक है। वीडियो को रिवर्स करना और लिख लेना सारी चीजें। क्लियर है? अच्छा, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 कराने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग क्या करना? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। दोस्तों बहुत सारी मेहनत लगती है आपको ये मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो आप लोगों से ज्यादा कुछ नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आप लोग प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है क्वेश्चन 23 में, इसको रफ करता हूं मैं। यहीं पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 23, रीड करो इसको, क्या लिखा है। ये रहा क्वेश्चन 23, इंग्लिश में ये रहा और हिंदी में ये रहा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से कर सकते हो। देखो क्या लिखा है। लिखा है हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये कह रहा है कि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है, हॉर्नबिल फेस्टिवल है, वो किस स्टेट में मनाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो फेस्टिवल है वो नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ पे? नागालैंड के अंदर दोस्तों ये वाला फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। और कब किया जाता है? तो दोस्तों ये हर साल 1 से लेकर के 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। कब तक मनाया जाता है? 1 से लेकर के 10 दिसंबर तक इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। कहां पे सेलिब्रेट किया जाता है? नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये सेलिब्रेट करते क्यों है? तो दोस्तों एक नागा प्रजाति है। क्या है? नागा
प्रजाति है वो अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए वो लोग ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, याद रखोगे। ठीक है, क्या बोला था, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो आंसर क्या हो गया, नागालैंड हो गया। क्लियर है। और याद क्या रखोगे इसके अंदर आप लोग याद रखोगे कि ये जो फेस्टिवल है 1 से लेकर के 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। ठीक है, 1 से लेकर के 10 दिसंबर तक इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। क्लियर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। इंग्लिश में यहाँ पे है और हिंदी में यहाँ पर है। ठीक है, तो हिंदी वाले भी रीड कर सकते हैं और इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रीड करता हूँ। क्या लिखा है क्वेश्चन में, ये हो गया रफ और मैं करता हूँ इसको रीड। तो क्या लिखा है इसमें, लिखा है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परचेज द अदर कमर्शियल पेपर एंड रीडिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम द बैंक। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि जो आरबीआई है, कौन है, आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो परचेस करती है, खरीदती है क्या चीज, कमर्शियल पेपर्स या फिर बिल्स, किससे, बैंक से खरीदती है। ऐसा समझाता हूं इसको, देखो। तो दोस्तों ये है आरबीआई, कौन है, आरबीआई है। ठीक है, आरबीआई क्या कर रही है, ये कमर्शियल पेपर और डिस्काउंटेड बिल बाय कर रही है, मतलब खरीद रही है। किससे खरीद रही है, बैंक से खरीद रही है। किससे खरीद रही है, बैंक से खरीद रही है। तो जो बैंक से खरीद रही है तो किसी ना किसी रेट पे खरीद रही होगी। अब भाई जैसे आप हो, किसी से लोन लेने जाते हो तो आपके बीच में कोई ना कोई एक रेट डिसाइड किया जाता है ताकि आप उसको रिपेमेंट कर सको। वैसे ही दोस्तों आरबीआई क्या कर रही है, आरबीआई खरीद रही है, किससे, बैंक से खरीद रही है। क्या खरीद रही है, वो ले रही है कमर्शियल पेपर ले रही है, डिस्काउंटेड बिल ले रही है, तो उस बिल ले रही है। तो दोस्तों इन दोनों के बीच में भी, आरबीआई और बैंक्स के बीच में भी, आरबीआई और बैंक के बीच में कोई ना कोई रेट डिसाइड हो रहा होगा। तो उस रेट को क्या कहते हैं, तो दोस्तों उस रेट को बोलते हैं बैंक रेट। क्या बोलते हैं, बैंक रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैंक रेट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखो यहाँ पे 4 चीजें रखी हैं। सबसे पहले रेपो रेट, फिर है रिवर्स रेपो रेट, फिर बैंक रेट और इंटरेस्ट रेट। ये चारों क्या होते हैं आपको पता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ क्या है चारों। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेपो रेट की। किसकी, रेपो रेट क्या होता है, तो ऐसे समझो, ये है आरबीआई, कौन है, आरबीआई है। ठीक है, और ये है हमारी कमर्शियल बैंक। कौन सी बैंक है, कमर्शियल बैंक है। जब दोस्तों कमर्शियल बैंक लोन लेती है, किससे, आरबीआई से लोन लेती है। किससे लोन लेती है, आरबीआई से लोन ले रहा है कौन, कमर्शियल बैंक। तो इनके बीच में दोस्तों कोई ना कोई रेट डिसाइड होगा। उस रेट को ही क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। ऐसे समझो इसको। हाँ, ऐसा समझो, जैसे मान लो कमर्शियल बैंक ने 1 लाख रुपए का लोन लिया। कितने का लिया, 1 लाख रुपए का लोन लिया है। ठीक है, अब आरबीआई ने इसको लोन दे दिया, तो आरबीआई का फ्री में लोन दे देगा नहीं ना, तो आरबीआई बोलेगा भाई कि मुझे ना इस पैसे पर क्या दो, ब्याज दो। क्या दो, ब्याज दो। मतलब तो कमर्शियल बैंक बोलेगा ठीक है, कितना ब्याज देना है, तो बोला 10% का ब्याज दो। तो इस 10% को ही क्या बोलेंगे, रेपो रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेपो रेट बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे लोन कौन ले रहा है, कमर्शियल बैंक ले रहा है। ठीक है, किससे ले रहा है, आरबीआई से ले रहा है, और कमर्शियल बैंक क्या देगा, उसको ब्याज देगा। तो जो ब्याज की रेट है उसे हम बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे क्या है, रिवर्स रेपो रेट है। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, तो अभी कौन लोन ले रहा था, अभी लोन ले रहा था कमर्शियल बैंक ले रहा था। कौन ले रहा था, कमर्शियल बैंक लोन ले रहा था। एक मिनट मार्कर चेंज करता हूं मैं, हाँ, कमर्शियल बैंक लोन ले रहा था। कौन ले रहा था, कमर्शियल बैंक लोन ले रहा था। अब लोन कौन ले रहा है, आरबीआई लोन ले रहा है। किससे, कमर्शियल बैंक से। उल्टा हो गया, अभी कमर्शियल बैंक लोन ले रहा था, अब कौन लोन ले रहा है, आरबीआई। अब आप लोग कहोगे भैया आरबीआई के पास तो बहुत सारा पैसा है, वो लोन क्यों लेगा। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है बताने का, लेकिन अभी क्लास हमारी छोटी सी है तो मैं बता नहीं पाऊंगा अभी। फिर भी मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग पेपर सॉल्व कर सको आसानी से। ठीक है, जब दोस्तों देश में बहुत सारा पैसा आ जाता है, इन्फ्लेशन हो जाता है, महंगाई हो जाता है, तो उस कंडीशंस में आरबीआई क्या करता है, लोन लेता है। किससे, कमर्शियल बैंक से लोन लेता है। ठीक है, समझ में आया ऊपर ऊपर से। बाकी अगर आप लोग मुझे बताओगे तो मैं एक डिट्टो वीडियो, मतलब कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और ये कैसे बनाए, क्यों बनाए, इसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप लोग कहोगे तो कमेंट बॉक्स में बता देना मेरे को, मैं 100% बना करके प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल हमें ऊपर ऊपर से ही पढ़ना है यहाँ पे, क्योंकि ज्यादा पढ़ाऊंगा तो बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और ये चैप्टर खत्म नहीं हो पाएगा हमारा। ठीक है, ठीक है, तो अब हम टॉपिक पे आते हैं। आरबीआई लोन ले रहा है, किससे ले रहा है, कमर्शियल बैंक से लोन ले रहा है। ठीक है, तो अब कमर्शियल बैंक क्या बोलेगा कि भैया हम आपको लोन तो दे रहे हैं, तो हमें भी क्या चाहिए, ब्याज चाहिए। क्या चाहिए, ब्याज चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। तो एक रेट डिसाइड किया जाएगा फिर से। तो इस बार ब्याज कौन देगा, आरबीआई देगा। किसको, कमर्शियल बैंक को। तो आरबीआई ब्याज दे रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं
रिवर्स रेपो रेट, जिसे ट्रिपल आर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिपल आर। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है। अब इसके बाद बैंक रेट मैंने अभी बताया है। दोस्तों बैंक रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। क्या होते हैं? सेम होता है। ये क्या होता है? जो बैंक रेट है वो अप टू 90 डेज होता है। क्या होता है? बैंक रेट होता है आपका अप टू 90 डेज के लिए होता है। ठीक है, क्या चीज? बैंक रेट। और रेपो रेट इससे ज्यादा के लिए होता है। ठीक है, समझ आएगा दोनों डिफरेंस क्या है? काम दोनों का सेम ही था। क्लियर है? ठीक है, और इसके बाद क्या है? इसके बाद है इंटरेस्ट रेट। और इंटरेस्ट रेट तो आपको पता ही है, जब कोई भी नॉर्मल इंसान लोन लेता है तो उसे क्या देना पड़ता है? ब्याज देना पड़ता है। उस ब्याज को ही क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। ठीक है, ब्याज दर जिसे बोला जाता है। ठीक है, हिंदी में। ठीक है, तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो देखो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 25 में। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 25। दोस्तों इसमें लिखा है व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ आरटीजीएस ट्रांजैक्शन इन इंडिया। सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए किसका? आरटीजीएस का। आरटीजीएस का फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको सबसे पहले। तो बताओ क्या इसका फुल फॉर्म पता है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। जिसको नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ क्या है। इसको रफ करता हूँ, एक मिनट गायब हो जा भाई। आर टी जी एस। ठीक है, क्या फुल फॉर्म है? इसकी फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ग्रॉस सेटलमेंट इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, याद रखोगे इसकी फुल फॉर्म। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट किसकी फुल फॉर्म है? आरटीजीएस की फुल फॉर्म है। किसकी है? आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, ठीक है, तो अब ये होता क्या है? तो दोस्तों ये क्या है? तो ये है ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करने का क्या है? एक माध्यम है। मतलब कि इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, यहां से वहां पैसे को हम भेज सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो इसकी मिनिमम लिमिट पूछा है, तो इसकी जो लोअर लिमिट है दोस्तों वो है 2 लाख। कितनी है? 2 लाख इसकी मिनिमम लिमिट है। लेकिन दोस्तों मैक्सिमम की इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। याद रखोगे, मिनिमम की तो लिमिट है इसकी 2 लाख, मतलब मैक्सिमम की कोई भी लिमिट इसके अंदर नहीं है। आप मिनिमम 2 लाख पैसा ही ट्रांसफर कर सकते हो, इससे कम पैसा आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा पैसा आप ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, मतलब मिनिमम 2 लाख हो गया और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, और दोस्तों इसी प्रकार का एक और माध्यम है जिससे हम पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। उसका नाम है NEFT। क्या नाम है? NEFT है। मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, रफ करके ए गायब हो जा। NEFT क्या है? NEFT। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल इलेक्ट्रॉनिक, स्पेलिंग चेक मत करना, सिर्फ समझना, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। फंड ट्रांसफर ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, याद रखोगे, कभी कभी वो पूछ लेता है, फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, कि एनएफटी की फुल फॉर्म क्या है, आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर किसकी फुल फॉर्म है? एनईएफटी की है। ठीक है, अच्छा, इसको दोस्तों स्टार्ट किसने किया था? तो दोस्तों इसको स्टार्ट करवाया था आरबीआई ने। स्टार्ट किया था, किसने स्टार्ट किया था? आरबीआई ने इस माध्यम को स्टार्ट किया था। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर भी दोस्तों फंड ट्रांसफर होता है। क्या होता है? फंड को ट्रांसफर किया जाता है। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फंड को भेजा जाता है। ठीक है, तो किस माध्यम से भेजा जाता है? वो भेजा जाता है NEFT के माध्यम से पैसे को भेजा जाता है। ठीक है, याद रखोगे? क्लियर है? भूलोगे नहीं? भूलोगे पक्का? ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ठीक है, तो चलते हैं, क्या है क्वेश्चन 26 में। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, तो क्या लिखा है क्वेश्चन 26 में? रीड करते हैं इसको हम। और जिसको हिंदी में पढ़ना था क्वेश्चन 25 को यहाँ से पढ़ सकते हैं, हिंदी वाले। ठीक है, ये रहा हिंदी में 25। ठीक है, और 26 वाले हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो ये रहा। ठीक है, पढ़ लेना आप लोग। क्लियर है? तो मैं रीड करता हूँ अब। हाँ, तो क्या है देखो, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग, ओहो क्या हो गया, ये रहा। क्या लिखा है? लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट नेचुरली एक्यूरिंग सब्सटेंस ऑन अर्थ। कह रहा है, ये कह रहा है दोस्तों कि पृथ्वी पर सबसे कठोर पाया जाने वाला सब्सटेंस बताओ, सबसे कम पाया जाता हो। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सबसे कम क्या पाया जाता है दोस्तों? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग डायमंड ही ऐसा सब्सटेंस है जो बहुत कम पाया जाता है पृथ्वी पर। ठीक है, समझ आ गया? बहुत कम पाया जाने सब्सटेंस कौन सा है? डायमंड है। तो बहुत आसान था क्वेश्चन। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो क्या है क्वेश्चन 27 में? देखो, तो दोस्तों यहां पे लिखा है हु आउट ऑफ द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विथ द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो दोस्तों ये कह रहा है कि जो न्यूक्लियस एटम है, मतलब परमाणु नाभिक है, उसकी खोज किसने की थी?
परमाणु एटम की खोज किसने की थी? तो ये तो सबको पता है परमाणु एटम की खोज किसने की थी। तो किसने किया था? तो दोस्तों ये किया था ई रदरफोर्ड ने किया था। ई रदरफोर्ड ने परमाणु एटम की खोज की थी। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया? थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया? तो समझाने वाला कुछ था ही नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था इसने आपसे। ठीक है, कि परमाणु की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने किया था। क्लियर है? अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ठीक है, तो क्या लिखा है क्वेश्चन 28 में? देखो यहां लिखा है द फ्रिजिड जोन इज सैड टू लाई नियर, फिर दे दिया डैश। मतलब ये कह रहा है कि फ्रिजिड जोन के निकट में क्या पाया जाता है, और फ्रिजिड जोन को हिंदी में बोलते हैं शीत कटिबंध। क्या बोलते हैं? शीत कटिबंध बोलते हैं हिंदी में। मतलब कि शीत कटिबंध के निकट में क्या पाया जाता है, ये आपको बताना है। जैसे मान लो शीत कटिबंध है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, इसके निकट में क्या होता है? तो दोस्तों इसके निकट में होता है पोल्स। क्या होता है? पोल्स होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा हमारा आंसर। एक मिनट, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन वो एटमॉस्फेयर वाले टॉपिक से पूछा है। कहां से पूछा है? एटमॉस्फेयर वाला जो टॉपिक आप पढ़ोगे उसके अंदर ये वाले क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर के वाले चैप्टर को अच्छे से कर लेना है, क्योंकि एटमॉस्फेयर से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, याद रखोगे इस चीज को, 100% आप लोग करके जाओगे, क्योंकि इसके अंदर ओजोन लेयर, एटमॉस्फेयर क्या है, परत क्या है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से अराइज होते हैं। ठीक है, याद रखोगे। क्लियर है? हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। जिसको हिंदी में पढ़ना है तो वो लोग हिंदी में पढ़ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा हिंदी में। ठीक है, 28 क्वेश्चन नंबर, इसको रीड कर लेना आप लोग। और हिंदी में क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। पोल्स को क्या बोलते हैं? ध्रुव। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, फिर इसके अंदर भूमध्य रेखा है, फिर कर्क रेखा है, ये और मकर रेखा है। तो इसको आप एटमॉस्फेयर टॉपिक से पढ़ लेना और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। तो ये रहा क्वेश्चन 29। तो देखो क्या लिखा है इसके अंदर। तो यहाँ लिखा है हाउ मैनी लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस आर देयर, मतलब कि लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस कितनी होती हैं। तो आप सभी को पता होगा कि जो लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस होती हैं वो हमारी होती हैं 360। कितनी होती है दोस्तों? 360 लाइंस होती हैं। ठीक है, और इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? इनको हिंदी में बोलते हैं अनुदैर्ध्य रेखाएं बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य रेखाएं। तो देखो हिंदी में यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, अनुदैर्ध्य रेखाएं। ठीक है, कितनी होती हैं? ये 360 होती हैं। याद रखोगे, 360 लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस होती हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है कि लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस कितनी होती हैं। ठीक है, तो आपको सिंपल याद रखना है 360 होती है। क्लियर है? अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। देखो क्या कहता है क्वेश्चन 30। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 30। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 30। रीड करते हैं, जिसको हिंदी में रीड करना है तो वो लोग यहाँ से रीड कर सकते हैं, लिखा है हिंदी में। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्या है। यहाँ लिखा है द मॉन्यूमेंट ताजमहल इज बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। मतलब कि ये कह रहा है कि जो ताजमहल है वो किस नदी के तट पर बना है। तो किस नदी के तट पे बना है? सबको पता है ताजमहल बना है दोस्तों यमुना नदी के तट पर बना है। किसकी? यमुना नदी। यमुना नदी के तट पर बना है, यमुना रिवर। ठीक है, क्लियर है? याद रखोगे, सबको पता होगा ये वाला आंसर। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, और हिंदी वाले पढ़ लेना, और हिंदी में क्या लिखा है? यमुना नदी लिखा है। क्लियर है? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। इसको मैं रफ करता हूं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 31 यहीं पे लिखा है। तो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 30 में? इसको रीड करते हैं हम। तो यहां लिखा है विच अमंग द फॉलोइंग रूलर्स सेंट टू ग्रीक डिप्लोमेट मैगस्थेयर्स टू इंडिया। ये कह रहा है किस शासक ने यूनानी मैगनीज को भारत भेजा। तो किसने भेजा था? तो ठीक है, तो किसने भेजा था? तो दोस्तों सेल्यूकस ने राजदूत को भेजा था। कहां पर? इंडिया में भेजा था। ठीक है, और कब भेजा था दोस्तों? 3rd सेंचुरी में भेजा था। कब भेजा था? 3rd सेंचुरी में इसको भेजा था। कहां पर? इंडिया में भेजा था। ठीक है, याद रखो, थर्ड मतलब तीसरी शताब्दी में भेजा था। तीसरी शताब्दी में इसको भेजा गया था। कहां पर? इंडिया में। ठीक है, याद रखोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहां से, तो आप लोग कर लेना। कभी कभी वो पूछ सकता है कि जो ग्रीक डिप्लोमेट मैगथनीज है उसे किस सेंचुरी में भारत भेजा गया था। तो आपका आंसर क्या होगा? 3rd सेंचुरी में उसको भेजा गया था। ठीक है, याद रखोगे। क्लियर है? ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। तो क्या लिखा है क्वेश्चन 32 में? इसको रफ करो। ये है क्वेश्चन नंबर 30। एक मिनट, ये है क्वेश्चन नंबर 32। अच्छा, जिसको हिंदी में पढ़ना था क्वेश्चन नंबर 31, तो वो लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। हिंदी में यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 हमारा ये रहा, और हिंदी में यहाँ पे पढ़ लेना। ठीक है, तो रीड करते हैं हम लोग। तो यहाँ लिखा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द
फर्स्ट एवर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था, भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था। तो आप सभी को पता होगा कि भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था। तो कौन था? एच जे कनिया थे। एच जे कनिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, याद रखोगे। एच जे कनिया भारत के पहले चीफ जस्टिस थे। ठीक है, तो आंसर क्या लगाओगे? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा गया था। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। तो देखो क्या लिखा है क्वेश्चन 33 में। तो देखो क्या लिखा है, यहां लिखा है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्राइन्स द प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहां लिखा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा आर्टिकल है जो क्या कहता है, महाभियोग चलाने की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। तो दोस्तों आर्टिकल 61 जो है, आर्टिकल 61 है, वो इस प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग आर्टिकल एक बार अच्छे से रीड कर लोगे कि कौन सा आर्टिकल क्या कहता है, क्योंकि आर्टिकल से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जामिनर ने पूछ रखे हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज किया है और हर पेपर में दोस्तों आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप लोग अच्छे से आर्टिकल्स को रीड कर लेना और अच्छे से समझ लेना। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो गया हमारा? आंसर हो गया इसके अंदर थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आर्टिकल 61 ही है जो क्या कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। तो क्या लिखा है क्वेश्चन 34 में? तो दोस्तों यही दे रखा है क्वेश्चन नंबर 34। तो देखो क्या लिखा है क्वेश्चन 34 में। दोस्तों लिखा है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया इज वेस्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट। तो ये कह रहा है कि भारत में जो राज्य है उनकी जो कार्यकारी है वो किस पद पर निहित होती है, मतलब किस पद पर होती है। तो किस पद पर ज्यादा होती है? तो दोस्तों जो राज्य की जो पावर है वो किसमें होती है? गवर्नर के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? गवर्नर के अंदर दोस्तों वो पावर होती है। गवर्नर के अंदर वो पावर होती है। बहुत सारी पावर किसके अंदर होती है? गवर्नर के अंदर होती है। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं। ठीक है, और दोस्तों जिन्होंने क्वेश्चन 34 हिंदी में रीड किया था तो उनके ऑप्शंस ये रहे। गवर्नर को हिंदी में क्या बोलते हैं? राज्यपाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राज्यपाल बोलते हैं। ठीक है, मोस्टली आंसर लोगों ने मुख्यमंत्री लगाया होगा, है ना, लेकिन मुख्यमंत्री दोस्तों गलत आंसर है। किसके पास ज्यादा पावर होती है? पावर होती है राज्यपाल, मतलब गवर्नर के पास ज्यादा पावर होती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 और हिंदी में ये रहा क्वेश्चन 35 और इंग्लिश में तो आपने देख ही लिया होगा। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन 35? यहां लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग मूवीज received the award for best feature film at 67th नेशनल फिल्म अवार्ड। दोस्तों ये कह रहा है कि जो 67th नेशनल फिल्म अवार्ड है वो किस फिल्म को मिला था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है करंट अफेयर से। किससे पूछा गया है? करंट अफेयर से दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो किस फिल्म को मिला था? तो दोस्तों ये मिला था मरक्कर, मरक्कर, मरक्कर लॉयन ऑफ द अरेबियन सी को, अरेबियन सी को दोस्तों ये फिल्म अवार्ड मिला था, मतलब नेशनल फिल्म अवार्ड इस फिल्म को मिला था। ठीक है, याद रखोगे। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। अब ठीक है, तो दोस्तों आप लोग करंट अफेयर भी अच्छे से करोगे। तो दोस्तों एग्जाम से पहले आप लोग क्या करोगे, करंट अफेयर की मैगजीन आती है, उस मैगजीन को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, कोई सी मैगजीन लेना, सब कुछ लिखा होता है उसके अंदर, वो मैगजीन पढ़ करके 100% दोस्तों आप लोग जाना। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि दोस्तों उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 कराने से पहले अगर दोस्तों अभी तक मेरी क्लास आपको समझ में आई है और अगर आपको लगता है कि मैंने वाकई मेहनत की है, तो दोस्तों आप लोगों से ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूं, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और अगर हो सके तो प्यारा से कमेंट भी कर देना। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 37 में क्या लिखा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 37, ये हिंदी इंग्लिश में है और ये हिंदी में। ठीक है, तो रीड कर लेना। तो मैं रीड करता हूं इसको और आप लोगों को भी कराता हूं। ठीक है, तो क्या लिखा है। तो दोस्तों यहां लिखा है विच इंडियन वेट लिफ्टर हैज क्रिएटेड अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड इन क्लीन एंड जर्क इवेंट व्हाइल लिफ्टिंग 119 केजी एट द एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। ठीक है दोस्तों, तो ये कह रहा है कि 119 केजी का वेट उठा करके 119 केजी का वेट उठा करके किसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया।
तो दोस्तों ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था मीराबाई चुन्नू ने बनाया था, मीराबाई चुन्नू ने ये रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 36 छूट गया है क्या? क्वेश्चन नंबर 36 छूट गया है क्या? ये क्वेश्चन नंबर 36 है, एक मिनट पिछली पीडीएफ पे जाता हूँ, एक बार मैं देखता हूँ, शायद छूट गया है ना। क्वेश्चन नंबर 36 कहाँ गया? ये छूट गया है शायद, है ना। क्वेश्चन नंबर 36, हाँ क्वेश्चन नंबर 36 दोस्तों छूट गया है। अभी हमने इससे पहले क्या कराया था? ये 35 कराया था, है ना। एक मिनट, 35 कराया था मैंने शायद, है ना। क्वेश्चन नंबर 36 छूट गया था, ये रहा क्वेश्चन 36। इसको भी रीड कर लेते हैं, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, छूट गया था तो। गलती तो इंसान से ही होती है भाई, नाराज मत होना आप लोग। ठीक है, ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, यहाँ लिखा है हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द नोबल द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ये कह रहा है कि इनहेरिटेंस ऑफ लॉस का जो नोबल है वो किसने लिखा है। तो दोस्तों इनहेरिटेंस ऑफ नोबल किसने लिखी थी? ये लिखी थी दोस्तों किरण देसाई ने। किसने लिखा था? किरण देसाई ने दोस्तों ये वाली नोबल लिखी थी, याद रखोगे, किरण देसाई ने, या फिर किरण हिंदी में बोलते हैं, किरण। ठीक है, किरण देसाई ने ये द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक नोबल लिखी थी। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, इसके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन तरफ चलते हैं हम लोग, तो अगली स्लाइड पे ऑप्शन, ये रहे ऑप्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, किरण देसाई, यहाँ लिखा ना किरण देसाई, देखो। ठीक है, और हिंदी वालों के लिए ये ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो किरण देसाई ने लिखा था कौन सी बुक? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। क्लियर है? ठीक है, तो दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 36 भी कर लिया, और 37 तो अभी थोड़ी देर पहले ही किया है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 38। क्या है क्वेश्चन 38 में, जरा देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ लिखा है हु इज द फर्स्ट प्लेयर टू हिट 350 सिक्सेस इन द इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है, तो दोस्तों ये कह रहा है कि आईपीएल के अंदर 350 छक्के मारने वाला कौन सा प्लेयर है। तो दोस्तों सबको पता है सबसे ज्यादा छक्के कौन मारता है? रोहित शर्मा मारता है, लेकिन रोहित शर्मा आंसर नहीं है, क्योंकि 350 छक्के मारे हैं किसने? क्रिस गेल ने मारे हैं। आईपीएल के अंदर किसने मारे हैं? क्रिस गेल ने, जो वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं, उन्होंने 350 छक्के मारे हैं। दोस्तों 350 से ज्यादा छक्के मारे हैं उन्होंने। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ने 350 ही बोला है, तो हम 350 के अकॉर्डिंग चलेंगे और किसका नाम लगाएंगे? क्रिस गेल, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, तो इसको रीड करते हैं क्या लिखा है। तो दोस्तों इसमें लिखा है विच यूनियन टेरिटरी हैज बीन डिक्लेयर्ड ट्यूबरक्लोसिस फ्री। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ट्यूबरक्लोसिस होता क्या है। ट्यूबरक्लोसिस दोस्तों एक प्रकार की क्या है? बीमारी है, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? टीबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीबी बोलते हैं। ठीक है, और अगर दोस्तों किसी को ये बीमारी हो जाती है, तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो 6 से लेकर के 8 महीने या फिर 9 महीने तक चलता है। 6 से लेकर के 8 या 9 महीने चल सकता है। यदि कोई इसका ट्रीटमेंट बीच में छोड़ देता है, तो दोस्तों उसको ये बीमारी दोबारा से हो जाती है, ये बीमारी दोबारा से आ जाती है। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे ये पूछा है कि ऐसा यूनियन टेरिटरी बताओ जहां पर टीबी के पेशेंट नहीं है, जो टीबी फ्री है। तो ऐसा कौन सा है? लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप ऐसा यूनियन टेरिटरी है दोस्तों जहां पर कोई भी टीबी का पेशेंट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ठीक है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं अब। पहले क्या है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड नहीं है ना, गलत हो गया। फिर क्या है? दमन एंड दीप, गलत हो गया। मैंने क्या बताया? लक्षद्वीप। तो इसका ऑप्शन अगली स्लाइड में है, क्या है? अगली स्लाइड की तरफ मूव करते हैं हम लोग, ये रहा। ठीक है, तो हाँ ये रहा। तो क्या है? देखो ऑप्शन नंबर 4 है इसका, लक्षद्वीप। और जिसको हिंदी में पढ़ना था तो वो हिंदी में रीड कर सकते हैं यहाँ से। और ऑप्शन क्या हो जाएगा? हिंदी वाला भी 4 ऑप्शन हो जाएगा इसका, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जहां पर कोई भी टीबी का पेशेंट नहीं है दोस्तों। ठीक है, याद रखोगे। क्लियर है? ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, क्या करोगे? चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत मेहनत से मैं आप लोगों के लिए ये मटेरियल प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 40 को रीड करते हैं। इसको रफ कर देता हूं मैं, ये गायब हो जा। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 40, और जिसको हिंदी में रीड करना है तो वो यहां से कर सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है विच स्टेट अपॉइंटेड सोनू सूद एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर इट्स कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम। क्वेश्चन कह रहा है कि सोनू सूद को किस स्टेट ने उन्हें क्या बनाया है? कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो दोस्तों पंजाब ने उन्हें क्या किया है? पंजाब ने उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया, किसका? कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम का। किसने बनाया है?
पंजाब ने बनाया है। किसने बनाया है? पंजाब ने। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया? सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? याद रखोगे, अगर भूल जाओ तो ऐसे याद रख लो कि सोनू सूद कहां से बिलोंग करते हैं? पंजाब से बिलोंग करते हैं। कहां से बिलोंग करते हैं? पंजाब से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? पंजाब हो गया। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने जीके के 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, और अगर दोस्तों आपको ये 20 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हैं तो आप लोग क्या करोगे? चैनल को सब्सक्राइब करोगे और दोस्तों वीडियो को लाइक करोगे। और अगर दोस्तों आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। किसमें? कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, मैं 100% दोस्तों उसका रिप्लाई दूंगा। इस क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वो भी लिख सकते हो, बाहर का कोई क्वेश्चन है तो वो भी लिख सकते हो। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है जो लगता है उसका सॉल्यूशन चाहिए आपको, तो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, मैं 100% उसका रिप्लाई करूंगा आप लोगों के लिए। क्लियर है? तो ऐसे ही मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग खुश रहिए और देखते रहिए सौरभ आइकॉनिक क्लासेस। ठीक है, टाटा बाय बाय।